जय हिंद। आरआरबी जेई आपका नोटिफिकेशन अब क्लियर रूप से आ चुका है। हालांकि इसके पहले कई सारे वीडियोज बने जिसमें पूरा डिटेल आपको बताया गया था, लेकिन कल आपका नोटिफिकेशन 100% कन्फर्म हो गया, आपका वेबसाइट पर आ गया और इसका डिटेल भी पूरा आ गया। अब कोई तरह का कन्फ्यूजन तनिक भी आपका नहीं रहा है। जिस हिसाब से पिछली बार आप देखे होंगे अप्रॉक्स 12,000 प्लस वैकेंसी थी, इस बार 7951 वैकेंसी टोटल आरआरबी जेई में सारे पोस्ट को सीएमए वगैरह को मिला करके आपकी दी गई है। और जहां तक एग्जाम का सवाल है, यूं जानिए कि 3 महीने के बाद 3 महीने का गैप आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद कभी भी आपके एग्जाम हो जाएगी पहला चरण का। लेकिन ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि इसका जब भी CBT 2 देखा गया है तो बीच में बहुत ज़्यादा गैप आपको नहीं दिया जाता है। तो इसलिए करके अभी से वैकेंसी को अगर इस बार फॉर्म भरना है तो अभी से CBT 1 और CBT 2 को एक साथ लेकर के आपको तैयारी करना होगा, तभी जाकर के आपका तैयारी पीक पे रहेगा, तभी जाकर आपकी संभावनाएं बनेगी, नहीं तो आपका कन्फ्यूजन बना रहेगा। और इसी को ध्यान में रख करके, हालांकि अभी मेरे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं, इस वैकेंसी का पूरा डिटेल आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सर हैं और इसके बाद चर्चा आपका मैकेनिकल का, सिविल का, अन्य पेपर का भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल का पूरा सर डिटेल में बताएंगे। और इसके बाद जेई का प्राइमरी लेवल का यानी CBT 1 का जल्दी आपका बैच भी मिलेगा और ट्रेड का स्पेशल, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ब्रांच का स्पेशल, वो भी बैच आपको जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन पहले इसके बारे में पूरा डिटेल आप इंजीनियर आशीष सर से समझ लें, जिससे कि आपको किसी तरह का कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन ना रहे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड भी बातें इसमें चर्चा हो जाएगी हर बात पे। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे। अगर फॉर्म भरना है, लास्ट तक देखने के बाद कुछ भी आपका कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आप सब लोग जो इंतजार कर रहे थे वो इंतजार खत्म हुआ है और जेई रेलवे ने अपने जेई का नोटिफिकेशन दे दिया है। तो हम लोग नोटिफिकेशन को विशेष रूप से जो है अभी देखेंगे। हमारी जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आपके बीच आ गया जो हमारी एम्प्लॉयमेंट नंबर है, यहाँ देख लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट नंबर है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 03/2024। ठीक है, तो आपको याद रखना है फॉर्म भरते समय 03/2024 ये आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर है। अब यहां जो पद है साथियों, जूनियर इंजीनियर का पद है, डीएमए का डीएमएस यानी डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का है, सीएमए केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट है, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च, ये सभी पद आपके बीच हैं साथियों। ठीक है, अब इन सभी पदों में सबको मिलाकर कितनी संख्या है, तो आइए जरा उस पर भी बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपकी आवेदन का आरंभ कब हो रहा है, तो आप 30 जुलाई से फॉर्म भरने के लिए आवेदन पोर्टल पर खुल जाएगा। ठीक है, यानी पोर्टल ओपन हो जाएगा 30 जुलाई से आपका जो है ओपनिंग हमारे एप्लीकेशन का हो रहा है। क्लोजिंग कब है साहब, 29 अगस्त, यानी 29 अगस्त 2024 तक आप लास्टली इस फॉर्म को भर सकेंगे। यानी अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ फॉर्म के भरने का ड्यूरेशन आपको दिया गया है। ठीक है, अब जरा आइए साथियों, हमारे सिविल आपका पे लेवल जो है वो 7th लेवल का पे किसमें दिया गया है, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च 44,900 का आपका इनिशियल पे है। बाकी टीए डीए ये सब को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। बाकी अब देख लीजिए यहाँ साथियों, एज की जो क्राइटेरिया रखी गई है वो 18 से 36 वर्ष। आपका उम्र कितना रखा गया है, 18 से लेकर 36 वर्ष रखा गया है। और ये एज जो मार्क किया गया है साथियों, यहां स्पष्ट लिख दिया है, दिस इंक्लूड अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ऑन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 के कारण जो 3 साल का एक्सटेंशन है वो यहां दिया गया है। पहले जनरल में 18 से 33 था, अब क्या हो गया, 36 हो गया है इस बार। तो हमारे निश्चित रूप से ओबीसी के लिए जो उम्र की सीमा है, आप 36 में क्या करेंगे साथियों, 3 years ऐड कर देंगे, तो 18 to 39 years ये हमारी ओबीसी के कैंडिडेट जो 39 वर्ष के हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम एससी एसटी कैंडिडेट की तरफ जाएंगे तो 39 में 2 साल और आप जोड़ दीजिए, तो 18 से लेकर के 41 ईयर्स तक साथियों।
ठीक है, 41 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे डिप्लोमा बीटेक के छात्र हैं वो निराश हो गए थे। बीटेक के छात्रों को बहुत चिंता हो गई थी, क्योंकि स्टेट की वैकेंसियों में तो जो जेई का पद होता है डिप्लोमा ही एलिजिबल होता है, बीटेक को मौका मिलता नहीं है। लेकिन इस बार बीटेक के छात्रों के लिए भी सुनहरा अवसर है साथियों। यहाँ पर रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए डिप्लोमा भी आवेदन करेंगे और बीटेक के छात्र भी आवेदन करेंगे। उम्र की सीमा यूआर के लिए 18 से 36, ओबीसी के लिए 18 से 39 और एससी एसटी के लिए साहब 18 to 41 ईयर्स है। यहां पर जो सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है कि 17 पद यहां किसके लिए फिक्स है साहब, तो 17 पद फिक्स है आपका स्पेशली आरआरबी गोरखपुर के लिए। लेकिन 7,934 पद जो है वो कंबाइन करके बाकी सभी बोर्ड को लेकर के साहब डिसाइड किया गया है। जेई, डिपॉट, डीएमए, डीएमएस, सीएमए, इन सब का लेवल 6 रखा गया है। और यहां पे स्केल है आपका, इनिशियल पे है 35,400 और यहां भी उम्र की सीमा सेम यही रखी गई है। 7,934 पदों के लिए बहाली है, समझ गए, जो टोटल के लिए, और सिर्फ आपके आरआरबी के लिए 17 और दोनों को जोड़ दिया तो टोटल पद हो गया 7,951 विद्यार्थी जी। आइए यहां पर हम ध्यान देते हैं, candidates waiting for final result of prescribed education technical qualification are not eligible to apply। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, खास करके उनका रिजल्ट अगर 30 जुलाई से पहले नहीं आया है, वो बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिनका रिजल्ट फाइनली आ चुका है, जिनके हाथ में सर्टिफिकेट है, वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। appearing students are not eligible dear friend, only pass out candidates are eligible for this post। ये सबसे पहले इन्होंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात इन्होंने कहा है, each candidate is allowed to apply to only one RRB and only one common online application। यहां पर आप सबके लिए आवेदन नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। there no option to choosing the different boards, only one RRB के लिए आप अप्लाई करेंगे और वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ एक के लिए भरेंगे, ठीक है। only one RRB and only one common online application should be submitted by a candidate in any all of the notified posts as per eligibility। The selection of RRB once exercised shall be final। Application to more than one RRB will lead to rejection of all applications। आप एक ही RRB में अप्लाई करेंगे, एक से ज्यादा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी, ये आप कंफर्म हो जाइए। A candidate possessing more than one minimum educational qualification mapped to different exam groups can choose any one exam group। अगर आपके पास कई सारे क्वालिफिकेशंस हैं तो आप एक एग्जाम ग्रुप को सेलेक्ट करिए और उसी के हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई करिए। However, these candidates would be eligible for the opted post accordingly। Chemical Meteorological Survey exam groups is mandatory for level 7। सिर्फ आपका CMS का जो है वहां पर आपका क्या हो जाता है, लेवल 7 के लिए ये चीजें लागू होती हैं। और इन्होंने कहा है साथियों कि कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आरआरबी विल नॉट अंडरटेक डिटेल सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबिलिटी। यानी आपका एज का क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें जो आरआरबी का स्टैंडर्ड है उसके आधार पर होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं कोई इशू आती है तो उसके लिए आरआरबी जिम्मेदार नहीं है और आपके फॉर्म को वह रिजेक्ट कर सकती है। साथियों अगला कहा है, ए कैंडिडेट विल बी क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड फॉर विल if any stage of recruitment for even thereafter found that the information furnished candidate his application। अगर आपने इंफॉर्मेशन गलत दिया है, बाद में जांच में गलत पाया गया तो भी आप क्या होंगे साहब, स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम SC ST OBC EBC स्टेटस फॉर द एनी बेनिफिट फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन वेर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट द CN। यानी आपका जो भी कास्ट का है उसके वजह से जो भी आप रिलैक्सेशन चाहते हैं, फी वगैरह के सबमिशन में आपका जो फी की अमाउंट का कंपनसेशन चाहते हैं, वो सब के लिए आपको कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वह आपके रिक्रूटमेंट के फॉर्म के निश्चित रूप से खत्म होने के बाद अगर आप सोचेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और एज आपने देख लिया साथियों, कब से गणना की जाएगी, यहाँ यही एक छोटी सी समस्या है। मुझे लगता है या तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या नहीं तो ये गलत यहाँ पर है, क्योंकि एज की गणना ये कब से कर रहा है, 1/1/2025 के बिहाफ में कर रहा है।
ठीक है। तो अभी तो 1/1/2025 आया नहीं है, अभी तो हमारा 2024 चल रहा है। तो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन के बाद के समय से, यानी उसके 6 महीने बाद से आप एज को कैलकुलेट कर रहे थे, ये थोड़ा गलत है विद्यार्थियों। इसको मैं सही नहीं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर। इनकी गणना यदि करनी थी तो ये हमारे जुलाई का टाइम लेते, है ना। तो ये 6 मंथ का जो एक्सटेंशन हो गया, तो ये थोड़ा उचित नहीं है। तो खैर चलिए, 1/1/2025 से इन्होंने कहा है कि 18 से 36 के बीच होना चाहिए। पे स्केल की बात आपने देख ही लिया है कि हमारा 7th पे स्केल सिर्फ किसके लिए है, सीएमए के लिए है। बाकी इधर जो न्यू फ्रेश रिक्रूटमेंट आपका आरएसआरपी के लिए 7th पे सीपीसी है, 44,900 का जो है वहां पर मिल रहा है, और 35,400 मिल रहा है किसके लिए साहब, केमिकल और मेटलर्जिकल के लिए, और जेई के लिए 6 पे कमीशन में। तो ये 35,400 है, तो लगभग आप 55-60 हजार के आसपास चला ही जाएगा। और 44,900 है, तो अप्रोक्सीमेट यह भी आपका वही 62-63 के आसपास जाएगा साथियों। तो आइए, एग्जाम का साथियों 2 स्टेज होगा। पहला आपका सीबीटी 1 है, और दूसरा एग्जाम का स्टेज है आपका सीबीटी 2। ये 2 स्टेज होंगे। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि सेकेंड स्टेज में कितने कैंडिडेट जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट सीबीटी 1 का एग्जाम देंगे, तो सीबीटी 1 का 15 गुना कैंडिडेट, याद रखिएगा, इसका 15 गुना कहां जाएगा साहब, सीबीटी 2 में जाएगा। ये सीबीटी 1 ओनली आपका क्या है साहब, स्क्रीनिंग है। यहां आप बहुत अच्छा स्कोर करके कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, मेरिट लिस्ट यहां से नहीं बनेगा, मेरिट लिस्ट आपका सीबीटी 2 से बनेगा। लेकिन सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना बहुत आवश्यक है। अगर सीबीटी 1 को स्क्रीन आउट करके आप सेकेंड स्टेज में नहीं जाते हैं, तो आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कैसे करेंगे। इसलिए सीबीटी 1 को भी हल्के में नहीं लेना है। नॉन टेक्निकल पोर्शन यहां पर है, और अमूमन यह माना जाता है कि हमारे इंजीनियरिंग के छात्र टेक्निकल में तो थोड़े अच्छे होते हैं, नॉन-टेक में थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। तो आप नॉन-टेक के लिए अभी से ही एकदम कमर कस लीजिए, ठीक है। और अक्टूबर आपका अगस्त जा रहा है, फॉर्म का लास्ट डेट, तो मुझे लगता है कि अगस्त में 3 मंथ जोड़ दीजिए, नवंबर के बाद ही आपकी सीबीटी 1 होने की संभावना है। और सीबीटी 2 तो डेफिनेटली आपका 2025 में ही होगा, इस साल तो नहीं होने जा रहा है, ठीक है। बाकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। तो आपके पास 3 महीने का जो समय हाथ में है, उसमें आप जी जान लगा दीजिए सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के लिए, और आपको सीबीटी 2 के लिए टाइम ज्यादा देता नहीं है। और टेक्निकल पेपर जो है वो 2 से 3 महीने में पूरा होता नहीं है, तो आप अभी से ही अपने टेक्निकल पेपर्स को भी कवर करना चालू कर दीजिए, जी जान से साहब भिड़ जाइए। अब हमारा कह रहा है कि फर्स्ट स्टेज के बाद रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज एज एप्लीकेबल, आरआरबी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी, एंड सेकंड स्टेज सीबीटी जब हो जाती हैं, तब उसके बाद नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, और फिर नॉर्मलाइजेशन के आधार पर तब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, देन आपकी फाइनल सिलेक्शन मानी जाएगी। और साथियों, हर एक स्टेज में निगेटिव मार्किंग 1/3 है, चाहे सीबीटी 1 है वहां भी 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है, सीबीटी 2 है वहां भी आपका 1/3 क्या है विद्यार्थी, निगेटिव मार्किंग है। इसको आप ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। डिटेल आपका जो भी अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही देंगे, और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को आप बीच में बदलेंगे नहीं। सारी इंफॉर्मेशन, सारे मैसेजेस आपको उसी पर आएंगे कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस हो या फिर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो। आप जान रहे हैं साथियों, आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट क्रिएट एन अकाउंट, फी 250 फॉर इच ओकेजन 38/2024 to 8/9/2024। यहां पे एक बात कही गई है, आप 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक अगर आपका कुछ गलत हुआ है, डाटा वगैरह कुछ आपने गलत एप्लीकेशन में भर दिया है, तो उसको सुधारने के लिए 250 रुपए का फी लेकर के तब आप उसमें क्या कर सकते हैं, स्वाभाविक रूप से एडिट का ऑप्शन यहाँ पर है, और उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग एडिट के ऑप्शन के लिए बिल्कुल भी अपने आप को तैयार न रखें। आप सब सही और बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से फॉर्म को भरें, ताकि आपको एडिट करने की नियत, एडिट करने की जरूरत आपको महसूस ना हो, ठीक है। आइए साहब आगे बढ़ते हैं, अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन यहां पर दिया गया है, ये सब आप लोग जान ही रहे हैं। एप्लीकेशन ऑल स्टेजेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट सैटिस्फाइंग ऑल प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये ना समझे कि आपकी नौकरी पक्की है, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स इंटर देयर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन। साहब मैट्रिकुलेशन में जो आपका इंफॉर्मेशन है, फादर का, डेट ऑफ बर्थ का, उसी के आधार पर आप यहाँ पर सारा चीज भरने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए, आपको प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट भी साहब यहाँ पर है
क्या है, प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर है। कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट सीएन द समरिटी रिजेक्टेड एंड विल बी डिबार्ड फ्रॉम द ऑल फ्यूचर्स ऑफ आरआरबी। अगर आप गलत स्टेप लेते हैं और कई सारे एप्लीकेशंस को आप एक साथ अप्लाई कर देते हैं तो फिर आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा और निश्चित रूप से आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल कैंडिडेट्स के रूप में, यानी आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीबीटी वगैरह जब कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा साथियों, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उस दौरान आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के चलना है और अपने साथ रखना है, ये सारी बातें आप जानते हैं। नेक्स्ट आइए, स्क्रीन कैंडिडेट शैल बी सिक्योरिटी एंड इमीडिएटली बॉन्ड वेरेवर नेसेसरी। अगर जरूरत पड़ेगा तो आपसे रेलवे बॉन्ड भी भरवा सकती है। फ्री ट्रेन ट्रेवलिंग फैसिलिटी, आइए जरा इसको ध्यान देते हैं। कह रहा है फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसिबल टू SC ST कैंडिडेट ऑन रिक्वेस्ट। अगर कोई SC ST कैंडिडेट कॉल लेटर के माध्यम से रिक्वेस्ट करता है तो उसको साहब सिर्फ कहां पे दिया जा सकता है, स्लीपर क्लास में उन्हें रिबेट मिल सकता है, बाकी के लिए उन्हें रिबेट नहीं मिल सकता है। एंड वेरियस स्टेज ऑफ सिलेक्शन मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर डिटेल एंड वैलिड सब्स। तो आपको यहाँ पे मेडिकल भी विद्यार्थी जी होना है, ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम यहां पर आते हैं साहब वैकेंसीज। तो हमारी जो वैकेंसीज है वो देखिए, किसी भी तरह का अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आरआरबी का हेल्पलाइन है rrbhelp@csc.gov.in, ठीक है। अब मोबाइल नंबर है 9592001188। इस पर आप कम्युनिकेट करेंगे किसी तरह के कंफ्यूजन होने पर आरआरबी से संपर्क करने के लिए, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात है साथियों तो 6/9 आपका डिस्टेंस विजन होना चाहिए, ग्लासेस विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, ठीक है। और आपका लेंस किसी भी हाल में 2 डायप्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। नियर वर्जन में आपका 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस है, ठीक है। फिर आपका B1 में फिजिकल फिटनेस 6/9 एंड 6/12 है। तो ये सब फिजिकल स्टैंडर्ड जो रेलवे का स्टैंडर्ड होता है वो यहाँ पर भी आपको पालन करना है, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट की तरह बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है। अब आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं साथियों, हमारा जो एज लिमिट रखा गया है आप सब जानते हैं 1/1/2025 के हिसाब से नॉर्मल कोर्स में 18 से 33 था, लेकिन रिक्रूटमेंट नोटिस के आधार पर 1/1/2025 के हिसाब से 18 से 36 किया गया है। और ये जो एज बढ़ाया गया है ये आपको कोविड-19 के कारण बढ़ाया गया है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी वैकेंसी आई थी सब में 18 से 33 था, लेकिन अब की बार 18 से 36 किया गया। तो बहुत सारे लोगों को एक मौका मिला है जो उनकी निराशा थी, हालांकि लंबे समय बाद वैकेंसी भी आई है, तो उनके निराशा पर एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण जगी है। तो मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा अलर्ट होइए, एक्टिव होइए और इस अंतिम क्षण में साहब आप अपने जीवन को बदलने का प्रयास करिए। साथियों यहां बताया गया है कि हमारी अपर एज लिमिट के बारे में यहां चर्चा किया गया है 2189 के अप्रॉक्स में जिनका बर्थ है के बाद जिनका बर्थ है वो भर सकते हैं यूआर में और ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी नन क्रीमी लेयर में जिनका 2 जनवरी 1986 में के अप्रॉक्स जन्म हुआ उसके बाद हुआ है वो भर सकते हैं। 1984 से जिनका जन्म हुआ है SC ST में वो भर सकते हैं। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट तो आप जानते ही हैं, मिनिमम 1/1/2007 तक के कैंडिडेट जिनका जन्म 1/1/2007 में हुआ है वो फॉर्म भर सकते हैं। SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल रिजर्वेशन दिया गया है, यूआर को भी 3 साल दिया गया है साहब, आपका डिडक्शन खास करके किसके कारण, कोविड-19 के कारण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर फॉर्म की फीस की बात हो गई साहब, तो फॉर्म की फीस जो है वो 500 रुपए लग रही है। 500 रुपए फीस लग रही है किनको साथियों, सभी कैंडिडेट को। खास करके कौन से कैंडिडेट को, यूआर को लग रही है, ओबीसी को लग रही है, ठीक है। यहाँ पर ईबीसी नहीं होता है, यहाँ जो भी एनसीएल का सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल का लगेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का लगेगा। किसका लगेगा साथियों, सेंट्रल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का लगेगा। और केंद्र सरकार की विभिन्न भर्तियों हेतु जो एनसीएल बनता है वो एनसीएल यहां पर काम करेगा, ठीक है। चलिए अब साहब यहां पर 250 रुपए किनको लग रहा है, 250 लग रहा है। ईबीसी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विदाउट ईबीसी, देख लीजिए यहां स्पष्ट कर दिया है। ईबीसी जो है यहां पर याद रखिएगा साहब, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इज ईबीसी, समझ गए, नॉट यहाँ पे साहब हमारा एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है SC ST कैंडिडेट को, एक्स सर्विसमैन को, फीमेल को, ट्रांसजेंडर को, माइनॉरिटीज को, इन सभी लोगों को साहब 250 रुपए फॉर्म भरने में लग रहा है,
ठीक है। चलिए, candidates who attend first stage CBT will get a refund of their examination fee as mentioned above। जो भी विद्यार्थी आपका CBT 1 में क्या करता है साहब, अटेंड करता है, CBT 1 को जो विद्यार्थी अटेंड करता है उस बच्चे को 500 रुपए में 400 रुपया रिफंड हो जाएगा और 250 रुपया क्या होगा, यहाँ पर टोटल का टोटल रिफंड हो जाएगा। समझ गए, ध्यान रखिएगा। अगर आप परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो परीक्षा फी आपका रिफंड नहीं होगा, वो भी रूल यहाँ पर है। पेमेंट आपको यूपीआई के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, ऑनलाइन आप करेंगे, ये सारी फैसिलिटी आपको है ही। जो ईडब्ल्यूएस हैं वो अपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ पर ले। यहाँ ईबीसी का मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें फादर का इनकम कितना होना चाहिए, 50,000, समझ गए, लेस देन 50,000 एंड आर एलिजिबल फॉर कंसेशनल फी, यानी 50,000 से दोज हु एनुअल इनकम इज लेस देन 50,000 से जिनका कम होगा वही यहाँ कंसिडर्ड किए जाएंगे। रेलवे ने यहाँ पे डाटा को क्या किया है, फाइनलाइज कर दिया। और किसी भी बच्चे का साथियों याद रखिएगा, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं 29/8/2024 जो लास्ट डेट है उससे पहले याद रखिएगा मस्ट ऑलरेडी हैव एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। उन बच्चे का सर्टिफिकेट निश्चित रूप से पासिंग सर्टिफिकेट 29 अगस्त से पहले का चाहिए। याद रखिएगा, अपियरिंग वाले बच्चों, अगर 29 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आता और आप पास आउट हो जाते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर उसके बाद होता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी साथियों नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। मेरा रिजर्वेशन का तो जो केंद्र सरकार का पॉलिसी है वही यहाँ पर है और उसी के हिसाब से हम लोगों को काम करना है। रिफंड उन्हीं बच्चे का होगा जो फर्स्ट स्टेज में एग्जाम में अपीयर होंगे, जो नहीं होंगे उनका रिफंड नहीं होगा, ठीक है। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं साहब, और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी CBT 1 और CBT 2 में क्या है। तो एग्जामिनेशन का जो स्टेज है वो 4 है। पहला CBT 1, दूसरा CBT 2, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा आपका क्या है, मेडिकल इंस्पेक्शन, मेडिकल एग्जामिनेशन है। तो आपको साहब CBT 1 क्वालिफाई करना है, उसके बाद CBT 2 में हाईएस्ट स्कोर लाना है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद DV होगी, DV के बाद मेडिकल होगा और तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा विद्यार्थी। ये 4 स्टेज है। CBT 1 90 आपको साहब मिनट का समय दिया जाएगा और टोटल क्वेश्चन आपको कितने होंगे, 100 होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे। और आप याद रखिएगा ये 100 क्वेश्चन आपको कहां से आएंगे, तो मैथमेटिक्स से आपका 30 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन है, जनरल साइंस से आपका 30 क्वेश्चन है। यानी आपको साहब मैथ, याद रखिएगा मैथ, रीजनिंग, जीके और आपका जीएस से 30 हो गया, जीके से आपका 15 हो गया, रीजनिंग से आपका साहब 25 हो गया, मैथ से आपका 30 हो गया। ये टोटल कॉम्बिनेशन आपका है और इससे के 100 क्वेश्चन के एग्जाम आपके होने हैं। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है, 90 मिनट का समय है। एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से आपको क्या है साहब कम टाइम है, तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। और जो पिछले साल की स्थिति थी तो आप मानकर चलिए आप किसी भी कीमत पर 55 से 60 के बीच का टारगेट रखिए साथियों, तभी जाकर के कोई चांस बनती है कि आप CBT 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया को अगर माइंड में लेके चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये अभी क्या है कि धीरे धीरे एग्जाम का पैटर्न भी बदला है और तैयारी भी लोगों ने करना शुरू किया है, एक्टिवनेस भी ज्यादा आई है। साथियों हमारा CBT 1 जैसे ही क्वालिफाई करते हैं या तो 40% की बात हो रही है, लेकिन हम लोग 40% यानी 100 में 40 मार्क्स में UR का हो जाएगा ऐसा सोचना उचित नहीं है। कट ऑफ वगैरह के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे साथियों। अब यहाँ CBT 2 है। CBT 2 फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद 15 गुना कैंडिडेट के लिए होगा और ये CBT 2 में साहब टोटल आपके क्वेश्चन 150 होंगे और इस 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल होगा। क्या होगा, 100 टेक्निकल होगा और 50 क्वेश्चन आपका क्या होगा, नॉन टेक्निकल होगा। नॉन टेक्निकल में आइए हमारा 15 क्वेश्चन आपका जीके से होगा, उसके बाद साहब आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन होगा, बेसिक कंप्यूटर से साहब
आपका क्या होगा 10 क्वेश्चन होगा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से आपका 10 क्वेश्चन होगा। तो 15 15 30 और 10 यानी मात्र इतना पोर्शन है। तो आप यहां से देख लीजिएगा, साइंस पढ़िएगा सीबीटी 1 में तो उसी से ये तैयार हो जाएगा, जीके सीबीटी 1 के लिए पढ़ते हैं उसी से तैयार हो जाएगा, एक्स्ट्रा में आपका बेसिक कंप्यूटर है और इन्वायरमेंटल एजुकेशन है साहब। तो इस दोनों का अलग से आपका 10-10 नंबर का होगा। तो हमारे यहाँ इन दोनों विषयों की भी क्लासेस आरंभ होगी साथियों, ठीक है। उसके बाद आइए, जो आपका मेन रोल यहाँ प्ले कर रहा है वो टेक्निकल का 100 कर रहा है। टेक्निकल के 100 के बिना कोई चांस ही नहीं बनता है कि आप सफल हो सकेंगे। और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन को आप जो सोचेंगे कि 2 महीने में तैयार हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो टेक्निकल के 100 क्वेश्चन की कंप्लीट तैयारी के लिए आपको कम से कम 4 से 6 मंथ बहुत डेडिकेटेड स्टडी करनी होगी, और 4 से 6 मंथ आपके पास बच ही रहा है। इसीलिए आप साथियों सीबीटी 1 के लिए नॉन टेक की तैयारी प्लस आप टेक की तैयारी को क्या करिए, अभी से ही आरंभ कर दीजिए। बिल्कुल तैयारी को जी जान से साहब करना शुरू कर दीजिए। और यहां याद रखिएगा, यहां भी मिनिमम जो है आपका 40% का स्ट्रक्चर निर्धारित किया गया है। लेकिन ये सोचेंगे कि 150 में 40 में मेरा सिलेक्शन होगा, एकदम संभव नहीं है विद्यार्थी जी। इस बार तो कट ऑफ और ज्यादा जा सकता है, ऐसा अनुमान लग रहा है। लेकिन हम कट ऑफ पर विशेष चर्चा बाद में करेंगे। बट आप ये टारगेट रखिए 150 में 120, 110, 115 नंबर आप जरूर लाने की ताकत रखें, तब जाकर के कुछ बेहतर हो सकता है साहब जी। वर्चुअल कैलकुलेटर आपको मिलेगा, कहां पर मिलेगा, सेकंड स्टेज में मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन है कैलकुलेशन करने के लिए आपको वर्चुअल कैलकुलेटर दिया ही जाता है। अब हम जरा चर्चा कर लेते हैं कौन कौन ब्रांच एलिजिबल है साहब। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, टूल्स, डाई, कॉम्बिनेशन जितना भी है सब मैकेनिकल के अंदर आएगा। और सारे ब्रांच से बीटेक डिप्लोमा छात्र फॉर्म को भरेंगे। इलेक्ट्रिकल में आइए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, पावर इंजीनियरिंग हो गया, ये सब छात्र आपका किसके अंदर आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के अंदर, और वो फॉर्म को भरेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में आइए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये सभी बच्चे किसके अंदर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड के अंदर आ जाएंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड के अंदर आएगा और उसको सेम सिलेबस पढ़ना है। उसके बाद सही है साहब सिविल में, तो सिविल इंजीनियरिंग हो गया या फिर आपका बीएससी सिविल हो गया 3 साल का, डिप्लोमा बीटेक हो गया, सब एलिजिबल है। सीएमए पद के लिए याद रखिएगा, जिन बच्चों ने बीएससी केमिस्ट्री और फिजिक्स से किया है, जिन बच्चों ने बीएससी किया है और उनका केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट रहा है साथियों, वो जरूर भर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ये याद रखिएगा। केमिकल और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर के लिए यहां पर कह रहा है केमिकल टेक्नोलॉजी में आपको डिग्री होनी चाहिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, पेंट कोरोजन प्रिवेंशन हो गया, पॉलीमर टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब का आपको डिग्री होना चाहिए। अब मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से आप बीटेक हैं तब भी आपका चलेगा। कंप्यूटर का नॉलेज भी यहां पर होना चाहिए। तो ये आपका साहब एजुकेशनल का क्राइटेरिया है जिसको हम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। आइए विद्यार्थी जी, अब हम यहां पर आपको चर्चा करते हैं कि किन किन छात्रों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, सिलेबस क्या है, उस पर हम एक ओवरव्यू दे देते हैं। हमारी जो क्लासेस है विद्यार्थी जी वो आरंभ हो रही हैं, आप याद रखिएगा हमारी क्लासेस आरंभ हो रही हैं साहब 5 अगस्त से। कब से आरंभ हो रही हैं, 5 अगस्त से आरंभ हो रही है। ये तेजस बैच हमारे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए विशेष रूप से सिर्फ टेक्निकल पेपर की क्लासेस आरंभ हुई है। बाकी नॉन टेक और पेपर की क्लासेस की सूचना हम जल्द आपके बीच प्रस्तावित करेंगे। तो टेक्निकल पेपर की बेहतरीन तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ, थ्योरी के साथ, स्टडी मटेरियल भी आपको हम जबरदस्त देंगे साथियों। तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे तेजस बैच से जुड़ जाइए, जो स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। शाम 4 से 6 पीएम के बीच में, सॉरी इसकी क्लासेस जो है साथियों 2 से 4 पीएम के बीच में चल रही है, 2 से 4 पीएम के बीच में चल रही हैं हमारे बाजार समिति सेंटर पर। डिटेल जानकारी के लिए साहब आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7070, ध्यान रखिएगा 7070177240, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो यहां दिया गया है 7070177240। उस पर आप कम्युनिकेट करके जानकारी ले सकते हैं। और ऑफलाइन भी ये क्लासेस आरंभ हो रही हैं और आप ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म है नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम यहां आपके बीच चर्चा करते हैं साथियों कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। तो चलिए जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले आज सिलेबस यहां पर इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड का दिया गया है। तो पहला टेक्निकल में पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट,
जो कि आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना है, सिंक्रोनस मशीन पढ़ना है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन पढ़ना है। ये मेन पेपर आपके हैं जो आरआरबी में आपको इलेक्ट्रिकल को पढ़ना है, यहीं से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलाइड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का खास करके जो कंप्यूटर के भी छात्र हैं उनको भी यही सिलेबस फॉलो करना है रेलवे के लिए, समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, डाटा कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो जो भी हमारे कंप्यूटर के छात्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं, इलेक्ट्रिकल के छात्र हैं, इन सभी की क्लासेस हमारी आरंभ हो रही है, समझ गए। और ये क्लासेस आरंभ हो रही है साथियों 5 अगस्त से बाजार समिति सेंटर पर ऑफलाइन में और ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। बाकी मैकेनिकल सिविल की भी क्लासेस हमारी जल्द ही आरंभ होगी, उसकी सूचना हम आपको जल्द आपको वीडियो के माध्यम से देंगे विद्यार्थी जी। चलिए तो हम लोग अब यहीं पे अपनी चर्चा को क्लोज करते हैं और आप सब लोग अपने समय का सदुपयोग करिए, 1-1 मिनट का इस्तेमाल करिए। 29 तारीख से 30 तारीख से जब फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है तो बहुत सावधानी से अपने पास फोटो वगैरह सब अपने पास सेलेक्ट करके रख लीजिए और आपका फोटो बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए एज पर द नॉर्म्स। उसके बाद जाति आवासीय प्रमाण पत्र ये सब बनवा लीजिए। खास करके एनसीएल का अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको एनसीएल यहाँ पे सेंट्रल लेवल का लगेगा साथियों, ठीक है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाइए, जीवन को बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।